क्या कारण होते हैं हड्डियों में दिक्कतें आती हैं बढ़ती उम्र में? कई जगह चाहे घुटना हो चाहे कमर हो दिक्कतें आती हैं। इस पर मैं चाहूँगा आपको सुना। एक्चुअली कुलभूषण जी, एज तो एक फैक्टर है ही है, उसके साथ कई और फैक्टर हैं जो जॉइंट को डैमेज कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपका जोड़ खराब हो जाए जी, तो उसमें भी जॉइंट खराब हो सकता है। गाने चटकाऊ मास्टर अगर बोले उसको हम लोग भाषा में, तो वो भी उनको भी बड़ी मजा आती है। और चटकाऊ मास्टर को बिना चटकाए पैसा ही नहीं पैसा मिलेगा। ही नहीं मिलते हैं क्योंकि उनको बस वो चटकाने वाला चाहिए और उसी से हल्का से जो रिलीफ मिलता है डॉक्टर साहब, बस वही लोगों को एक कंफ्यूज परसेप्शन है, यहाँ पे बस परसेप्शन है कि कड़क से बोला तो हमारा जोड़ सही हो। जोड़ से अपने जोड़ों का हमें बहुत शिद्दत के साथ ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जोड़ एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर, जिसमें सब चीज़ों का रोल होता है, बोन का भी रोल होता है, कार्टिलेज का भी रोल होता है और मसल्स का भी रोल होता है। अगर सब कुछ अच्छा है, मसल्स नहीं स्ट्रॉन्ग है, तब भी जोड़ नहीं काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ कॉर्नर में बात होती है आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, और इसीलिए हम तमाम एक्सपर्ट से मिलते हैं, तमाम डॉक्टर से हम बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी जी के पास। डॉक्टर अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ कॉर्नर में। और आपसे आज हम जानेंगे, क्योंकि एक बड़ी समस्या होती है कि बढ़ती एज में घुटनों की और में दिक्कतें आ जाती हैं, हड्डियों में दिक्कतें आ जाती हैं, और आजकल तो युवाओं में ये दिक्कतें आ रही हैं जिनकी उम्र भी शुरू ही नहीं हुई है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों को आप तमाम चीज़ें बताएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप अपने जो स्वास्थ्य की सेवा में जो सफ़र की शुरुआत करी है, कितने सालों से आप इस सेवा में हैं, उसके बारे में बताएं, छोटा सा कुछ। कुलभूषण जी, मुझे इस फील्ड में काफ़ी समय हो चुका है, 20 साल से ज़्यादा। 2004 में मैंने अपनी डिग्री इंडिया से कंप्लीट करके फिर मैं कुछ समय के लिए यूके गया, वहाँ पे हिप की और नी की ट्रेनिंग के लिए। जी, फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में 2 जगह पे गया, एक ब्रिस्बेन में, एक मेलबर्न में। जी, दोनों जगह पे वहाँ पे काम करा, वहाँ का एक एक्सपीरियंस लिया। फिर उसके बाद एंड में जाके डिसाइड करा कि सेटल कानपुर में ही होना है, और फिर कानपुर में आकर के सेटल हो गया। लगभग 20 साल हो गए होंगे मुझे कानपुर में प्रैक्टिस करते हुए। तो जिंदगी जो है वो कानपुर में वापस लौट आई है, इसको लेकर। हाँ, आप कानपुर को छोड़ दें, कानपुर आपको कहाँ बिल्कुल, छोड़ता है? वो कानपुरियों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा, क्योंकि और अच्छी बात है कि आप वापस लौटे हैं और अब देश सेवा में जुड़े हुए हैं, तमाम जगहों से आपने अनुभव लिया है। शुरुआत डॉक्टर साहब अगर हम करें तो क्या कारण होते हैं हड्डियों में दिक्कतें आती हैं बढ़ती उम्र में? कई जगह चाहे घुटना हो चाहे कमर हो दिक्कतें आती हैं। इस पर मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं। हाँ, एक्चुअली कुलभूषण जी, एज तो एक फैक्टर है ही है, उसके साथ कई और फैक्टर हैं जो जॉइंट को डैमेज कर सकते हैं। जी, जैसे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपका जोड़ खराब हो जाए जी, तो उसमें भी जॉइंट खराब हो सकता है। एज के कारण घिस घिस करके, वैसे डिजनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो एज के कारण भी हो सकती है। अच्छा, अब आजकल के सिनेरियो में एज से पहले भी आर्थराइटिस हो रही है। बिल्कुल। जो एक्सपेक्टेड एज होती है कि 50-55 के बाद आएगा, वो 40-45 तक लोग अब मिलने लग गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये कि हम लोग का जो खान पान, रहन सहन और कम चलना, चलने को हम लोग बहुत, हम लोग के बीच में पॉपुलर है कि मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, पर इसको हम लोग को साइंटिफिकली लेना चाहिए। दिस इज ए लो प्रेशर एक्सरसाइज ओके। ना, तो लो प्रेशर एक्सरसाइज करने से हम लोग के घुटने या कोई भी जॉइंट हो वो अच्छे रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक हम लोग का सन को एक्सपोजर एकदम खत्म होता जा रहा है। ज़्यादातर टाइम या तो गाड़ी में या एसी में या कमरे में या वैसे बिताता है। बिल्कुल, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज ए एपिडेमिक, एक एपिडेमिक की तरह से अपनी कंट्री में है। जी, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग को एटलीस्ट 1 घंटा सवेरे का खुली जगह पे, पार्क हो या कोई भी मैदान हो, वहाँ पे बिताना चाहिए। बिल्कुल। उसमें होगा ये कि जैसे साइकिलिंग है,
अब साइकिल आपने देखा होगा कि साइकिल अब प्रचलन से चली खत्म ही हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पैदल चलना भी लगभग वैसे ही है, जी। जो भी अफोर्ड कर सकता है वो पैदल नहीं चलता है। जी। तो ये लो प्रेशर एक्सरसाइज हम लोग अपनी लाइफस्टाइल से धीरे धीरे हटा चुके हैं। अगर आप पुराने ज़माने में जाके देखिए, कुछ नहीं, आप एक पीढ़ी पहले में जाके देखिए, तो कम से कम आदमी दिन भर में 10-15 किलोमीटर चल लेता था। बिल्कुल। पर अब वो चीज़ हम लोग धीरे धीरे उससे खत्म होते जा रहे आदमी को 100 मीटर जाना हो 10 रुपए का हैं। तो रिक्शा कर 10 लिया, रुपये का चल लेगा। जी। अच्छा नहीं होगा तो रैपिडो कर लेगा, नहीं होगा तो ओला उबर कर लेगा। आधुनिकता ज्यादा चढ़ गई आधुनिकता है। ज़्यादा हो गई है। जी। इसके चलते चलते बच्चों का भी जो है पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक्स से हट के मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में 4 हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन जी। और एंडोर्फिन, जी। सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली जिस टाइम आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, तो डोपामिन सेक्रेट होने लगता है। ओके। फिर जब आप जैसे वॉक कर रहे हैं, जी। आपने 40 मिनट 1 घंटे तक वॉक करा, तो वॉक करने के 20 मिनट बाद आपका एंडोर्फिन रिलीज होने शुरू होते हैं और वो 45 मिनट तक रिलीज होते हैं। तो आप कोई भी एक्सरसाइज या वॉक या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स तक रेगुलरली करना चाहिए। जब आप 1 मंथ तक ये एक्सरसाइज करते रहते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन आपको पूरे एक जो जिसको बोलते हैं ना वेलबीइंग के लिए गुड हार्मोन जिसको बोलते हैं, तो गुड हार्मोन होता है। ये आपको डिप्रेशन और वेलबीइंग और फोकस करने में मदद करता है, डिप्रेशन को हटाने में मदद करता है। फिर अगर यही आप कंटिन्यूसली महीनों तक करते हैं तो फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लग जाता है। ऑक्सीटोसिन भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, काम करने की इच्छा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वैसे एकदम स्वस्थ हैं पर आलसी हैं। बिल्कुल जी। तो ये आलस को वो हटाता है। तो इसलिए हम लोग को एटलीस्ट 1 घंटा अपनी सेहत के लिए निकाल के उसमें हम लोग चाहे वॉक करें, चाहे साइकिलिंग करें, लो प्रेशर की जो एक्सरसाइजेज है वो करें। अच्छा, कई बार मरीज ये भी पूछते हैं कि पुराने ज़माने में तो हम जो है पलथी मार के बैठते थे, सब कुछ होता था ज़मीन पे ही होता था, पूजा भी पलथी मार के करते थे। पुराने ज़माने में तो आर्थराइटिस नहीं होती थी। तो पुराने ज़माने का आदमी चलता भी बहुत था भाई, बिल्कुल 100 के ऊपर चला जाता था। 100 के ऊपर चला जाता था और डेली उसकी डे टू डे में रूटीन हैबिट थी कि 5-10 किलोमीटर तो उसको चल ही जाना है बिल्कुल ना। अब आज के ज़माने में नहीं है, तो हमको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अलग से 1 घंटा अपने शरीर के लिए हमको डेली देना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बात सही करी है, क्योंकि अब मैं कॉज, जो मेरा क्वेश्चन था कॉज को लेकर क्या क्या कारण होते हैं, वो हालांकि आपने लीक से हट के बता दिए हैं। तब भी एक प्रश्न इस पे और रह गया, क्योंकि आपने कहा 5-5 किलोमीटर तक लोग टहलते थे पुराने समय में। आज के ज़माने में ऐसा नहीं। आज के ज़माने में आ गई स्मार्ट वॉच, मैंने भी पहनी हुई है, सब पहन रहे हैं आजकल, फैशन भी है। और आजकल एक ट्रेंड आ गया है 10,000 किलोमीटर चलने, 10,000 स्टेप्स, माफ कीजिएगा सर, आपने करेक्ट किया, 10,000 स्टेप्स चलने का। लेकिन ये हर बॉडी के हिसाब से कितना सही है? क्योंकि लोग कहते हैं भाई हर बॉडी वाला तो चल नहीं सकता, कोई 20 साल का बंदा है, 17 साल का बंदा, सब अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एड़ियों में दिक्कत आती है, और एड़ियों के साथ साथ घुटनों में भी दिक्कत आती है, और बाद में गठिया जैसे तमाम जो नी ट्रांसप्लांट तमाम जैसी सिचुएशन आ जाती है। इस पर क्या आप कहेंगे? अपने जोड़ों का हमें बहुत शिद्दत के साथ ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जोड़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर, जिसमें सब चीज़ों का रोल होता है, बोन का भी रोल होता है, कार्टिलेज का भी रोल होता है और मसल्स का भी रोल होता है। बिल्कुल। अगर सब कुछ अच्छा है, मसल्स नहीं स्ट्रांग है, तब भी जोड़ नहीं काम करेगा। अगर बोन्स वीक है तब भी पेन होगा, अगर जॉइंट की कार्टिलेज डैमेज है तब भी पेन होगा। तो इसलिए हमें एक तो सबसे पहले अपने फिजिकल रूटीन को सही करना चाहिए। दूसरा, जो इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है, व्हाट वी ईट, हम खाते क्या है, डाइट से जुड़ी। डाइट। जैसे हम लोग कहते हैं जंक फूड, व्हाट इज जंक फूड, ये आधे से ज़्यादा लोगों को नाम पता है जंक फूड। अगर आप किसी से बोलेंगे जंक फूड, तो जंक फूड पे आदमी का सीधे दिमाग जाएगा पिज्जा, चाउमीन इज अ जंक फूड, चाउमीन इज अ जंक फूड। अगर पिज्जा चाउमीन जंक फूड है तो पूरे इटली और चाइना को बीमार हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। वो तो नहीं है, क्योंकि इटली में तो पिज्जा ही मिलता है। जी। उसका जो हम लोग इंडियनाइजेशन कर देते हैं, उसमें वो प्रिजर्वेटिव वाले वो सॉसेस डाल करके और ये करके, तो उससे ये जंक फूड बन जाता है।
ठीक है, पिज्जा इज ए हेल्दी बट इफ इट इज कुक्ड इन ए हेल्दी वे। हेल्दी वे। और दूसरे जंक फूड को आप मोटा मोटा ये ले लीजिए, एनी फूड विद लॉट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट and without and carbohydrates and no protein. Lots of fat with carbohydrates and no protein is called junk food. आलू की कचौड़ी भी जंक फूड है जी। अच्छा, दूसरी बात, आजकल एडिबल ऑयल की बहुत बड़ी समस्या है एटलीस्ट अपने कंट्री में, कि बिना मिला हुआ कोई भी सामान आपको नहीं मिलता। आप चाहे मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें भी पामोलिन मिक्स रहता है, सब कुछ रहता है। पहले जो खान पान था, आपको शायद ये भी नहीं याद होगा कि आपने असली दूध कब पिया लास्ट टाइम। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो इंजेक्शन चलता है या इंजेक्शन से होता है, कि ओरिजिनल दूध आपने कब पिया वो आपको पता ही नहीं होगा। बिल्कुल। घी आप किस क्वालिटी का खा रहे हो आपको पता ही नहीं होगा। तो जैसा आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डालेंगे, गाड़ी वैसे ही तो एवरेज निकालेगी। बिल्कुल। हड्डियों के लिए भी यही बात होती है, जैसे हड्डियों के लिए भी यही बात मशीन में होती है। जितनी ग्रीसिंग करेंगे, जितनी greasing करें। और वही हम लोग की उसको कंटिन्यूअस मूवमेंट पे रखा रहना चाहिए। तो पलथी भी आप मार सकते हैं, उकड़ू भी बैठ सकते हैं, पर उसके पहले आप अपनी मसल्स को, अपने जोड़ को उस लायक कर लीजिए। जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा कि हर एक आदमी 10,000 स्टेप्स नहीं टहल सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल टहल सकता है। वो 1000 स्टेप्स से शुरू करेगा तो 1 महीने बाद वो 10,000 पे पहुंच जाएगा। वही आदमी नहीं टहल सकता है जिसको पहले से कोई दिक्कत हो, या फिर एक्सेसिव ओबेसिटी हो, बहुत मोटा हो, या फिर तीसरा जो हम लोग करते हैं आलस, उसके कारण हम लोग ना चलें। तो ये कोई भी कारण होगा जिससे हमारी मोबिलिटी कम होती है, जिससे हमारे सन को एक्सपोजर कम होता है, तो हमारी बोन्स और जॉइंट्स को, दोनों को हार्म पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये बात सही है। और इसमें एक चीज़ और है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, उसमें ये कहा गया था, क्योंकि ये चीन से चल के आया है 10,000 स्टेप्स का स्मार्ट वॉच में फिक्स करना, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए, मतलब अगर मैं कहूँ हाथ में 10 उंगली है, 10 की 10 परफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। हर उंगली का अलग काम है, उसका अलग चीज़ है। तो ये जो हम लोग में आज की जनरेशन में बोल दिया कि 10,000 स्टेप्स चलने हैं, नॉट मोर देन, नॉट कम, 10,000 तो करने, लेकिन सबकी शारीरिक क्षमता अलग होती है, और अगर जरूरत से ज़्यादा अगर हम चलेंगे तो इस पे मैं पढ़ रहा था कि आपकी एड़ियों पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, और आपके घुटनों में, नीज में भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्या ये सही है या गलत? ये सही नहीं है जी। इसीलिए मैं बार बार उस शब्द का यूज कर रहा हूँ, लो प्रेशर एक्सरसाइज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। बिल्कुल। अगर आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो आपकी एड़ियों में या जोड़ों में, घुटने में कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि आपको दिक्कत दे। लेकिन अगर आप वही जॉगिंग करने लगते हैं, जॉगिंग एंड रेसिंग, रनिंग इज ए हाई स्ट्रेस एक्सरसाइज, बिल्कुल, तो उसमें फिर आपके जॉइंट डैमेज हो सकते हैं अगर पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है तो। अगर आप पहले से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर आप रन कर सकते हैं धीरे धीरे, वो स्टेप धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि कल स्मार्ट वॉच खरीदी, आज पहनी, और आज जो है 10,000 शुरू हो गए। अच्छा, 10,000 का भी कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट? जी। एक्चुअली 10,000 का कंसेप्ट ये है, अगर आप 10,000 स्टेप लेंगे, अगर एक नॉर्मल हाइट का आदमी 10,000 स्टेप्स लेता है तो इट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। ओके। एंड 5 किलोमीटर्स मीन्स कि आप 50 मिनट तक टहलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसमें हमारा किलोमीटर्स भी कवर हो जाता है, हमारा टाइम जो 45 मिनट्स वाला था वो भी कवर हो जाता है, और हमें डिस्टेंस भी कवर हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने इसको 10,000 स्टेप्स। अच्छा, स्टेप्स पे इसलिए आ गया क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, बिल्कुल, तो वो लोग अवेयर रहते हैं कि हम कितने स्टेप्स चले हैं, है ना। और बाकी आपने जैसे बताया स्मार्ट वॉचेस हैं, आप पार्क में भी जा रहे हैं तो आप काउंट कर सकते हैं, अपना डे टू डे में आप कितना चले वो रात में भी काउंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसी पे, एक पॉइंट आउट करना चाहूँ, 10,000 स्टेप्स शुड बी इन ए सिंगल रो, एक ही उसमें होने चाहिए। ये नहीं कि 1,000 अभी चले, 1,000 बाद 1 घंटे बाद चले, 1,000 10 बार ऐसे करके चले, और रात में देखा तो 10,000 स्टेप्स थे, तो उससे फायदा नहीं होगा। एक गो में आपको 10,000 स्टेप्स चलना है। ये नहीं कि पूरे 24 घंटे में चलते जा रहे हैं, ऊपर बैठ रहे हैं, ऑफिस में उठ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको भी काउंट करेंगे तो वो गलत होगा। तो फिर वो गलत होगा। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि घुटनों की आपने, हम लोग बातचीत कर रहे हैं चीज़ों पे, कई और क्लॉस पे, आपने जिस तरह से कहा कि उम्र होती है, ठीक है, एक होता है एक्सीडेंट से हो गया,
एक क्या जेनेटिक भी ये बीमारी होती है? हाँ, जेनेटिक भी होती है, बहुत सारी बीमारियां जेनेटिक भी होती हैं, उनके एविडेंसेस हैं, रिमेटॉइड है और भी तरह की आर्थराइटिस हैं, वो जेनेटिक भी होती हैं, उनसे भी खतरा है। लेकिन अगर उन जेनेटिक्स के बावजूद भी अगर आप वो चाहते कि आपके ऊपर हावी ना हो, तो आप अब तो इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर उन मेडिसिन के साथ भी ये ज़रूरी होता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि नथिंग कैन रिप्लेस फिजिकल क्योंकि एक्टिविटी। दवाइयाँ एक सप्लीमेंट होती हैं, आप दवाइयाँ सप्लीमेंट होती और हैं, क्योंकि बिल्कुल जब तक आप फिटनेस नहीं रखेंगे और आई थिंक जब डाइट नहीं सही होगी, क्योंकि डाइट के लोग भी अभी हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक बात आपसे करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपने जिस तरह से चीज़ें बोली थी उस पर भी हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जेनेटिक के साथ साथ डॉक्टर साहब मोटापा भी एक बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि अक्सर लोगों ने देखा है कि वजन बढ़ा तो घुटनों में प्रेशर आया, Obviously. में प्रेशर आया, और आदमी लोग थोड़ी दूर चले आधा किलोमीटर, उनके पैर में ऐसा जॉइंट होने लग गया, ऐसा दर्द कि मलहम वलहम शुरू हो गया, दवाइयाँ शुरू हो गई, और साथ साथ विटामिन की कमी तो सबसे ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट करती है हड्डियों पे। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? वही मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ओबेसिटी क्या है, आप खर्चा कम कर रहे हैं, कमा ज़्यादा रहे हैं, आप ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, आउटपुट आपका कम है, वही ओबेसिटी है। बिल्कुल। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी रेगुलराइज कर दीजिए, खाने में अच्छा खाइए और हेल्दी चीज़ें जैसे होती हैं आपकी सब्जियां हैं, हमारी जिस भी तरह की सब्जियां हैं, दाल चावल सब्जी रोटी जैसा हम लोग का एक बना हुआ है खाने का, वो अगर उसी पे आप स्टिक रहिए, या आपको कुछ और भी खाना है तो वो भी होममेड हो, बिल्कुल। जंक ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि इतनी सब बातचीत में और- मुझे आज एक बात अच्छी लगी आपकी डॉक्टर साहब, आप पहले मुझे मिले जिन्होंने कहा पिज्जा जंक फूड नहीं। अब मैं लोगों से कह सकूंगा इसको क्लिक रखिए, डॉक्टर साहब ने कह दिया पिज्जा जंक फूड नहीं है। हाँ, but homemade। हाँ, ये कंडीशन में अप्लाई है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, वो जो स्टार लिखा है वो TNC। TNC जी। डॉक्टर साहब, आप जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहता कि एक हम लोग अपने जॉइंट्स को उतना समझते नहीं है। हम लोग एक्चुअली जो जॉइंट होता है, जब हम चलते हैं तो हम अपने वेट का 3 टाइम्स वेट एक जॉइंट पे डालते हैं। ओके। सपोज इफ यू आर 70 kg, Okay. तो आप 210 किलो अपने जॉइंट पे डालते हो जब आप चलते हो। तो अगर आप 100 kg के हो, वैसे डिफरेंस हुआ 7 से 100 में 30 kg का, जी। बट जब आप चलोगे तो वो 90 kg एक्स्ट्रा डालेगा लोड। ओके। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन द जॉइंट्स। इसीलिए मोटापा जो है वो इसीलिए हानिकारक है। मोटापा आपको जो है जॉइंट्स में दिक्कत देगा। और कई लोग ऐसे दिखते हैं जो परेशान भी रहते हैं, उनके चेहरों पे भी आता है, फिर वो स्ट्रेशन हो जाती है। अच्छा, होता कि ये विशियस साइकिल, जी। आप पहले चले नहीं, हड्डियां कमजोर हुई, अब आप चल नहीं रहे हो क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, या जॉइंट खराब हो गया, तो फिर आप फिर और कम चलोगे तो फिर और ज्यादा खराब होगा। तो वो ट्रैप होता है, उसमें आदमी फंसता चला जाता है, और उसके बाद टेंशन होगी, फिर सर्वाइकल, माइग्रेन, तमाम चीजें, फिर सब चीजें होंगी। फिर सारी चीजें, ये हदें अभी मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग आर्थराइटिस हो गया, ऐसा चल नहीं पा रहे हैं, और तमाम तरह की बीमारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं, किसी को अगर प्रॉब्लम है, जान लीजिए घुटनों की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम शुरुआत शुरू हो गई है, अगर हड्डियों की प्रॉब्लम्स को भी जोड़ के मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तत्काल जैसे इंटेंस रिलीफ चाहिए तत्काल, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते, क्योंकि लोग बड़े अलग होते हैं, उनको सिकाई गर्म करनी होती है लेकिन वो ठंडे से कर देते हैं, और आजकल आप जानते हैं डॉक्टर गूगल भी चल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर गूगल और AI बहुत चल रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट सपोज टू ट्रीट द एक्सरे, वी आर सपोज टू ट्रीट द पेशेंट। हम केवल एक्सरे का इलाज नहीं करेंगे, हम पूरे मरीज का इलाज करना हमको आना चाहिए। तो एक तो इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, अपने आप पे सोसाइटी में अवेयरनेस भी बहुत कम है। उसका एक मैंने चला रखा हुआ है आर्थराइटिस अवेयरनेस प्रोग्राम करके। तो सबसे पहले तो आपको उसको खराब होने से बचाने पे ध्यान देना चाहिए, और फिर अगर मान लीजिए खराब होता भी है, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली सबके पास उतने साधन नहीं होते हैं, तो आदमी फर्स्ट और सेकंड स्टेज के पेन को तो सोचता है कि वो तो आज नहीं कल ठीक हो जाएगा या हो जाएगा, या कोई अपने मन से दर्द की दवाई लेके खा ली, वो चलाता रहता है। वो आप पे आता कब है, जब उसका चलना फिरना दुर्बर हो जाता है।
तो वो वाली स्टेज तब तक क्रॉस कर चुका होता है कि हम दवाइयों से और लाइफस्टाइल से उसके जॉइंट को सही करें। वो आता है प्रेजेंट ही तब करता है जब वो अपने जॉइंट से लाचार हो चुका होता है। तो उस सिचुएशन में जॉइंट बदलने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं होता है। ये जरा सी हाल है। और आपने बड़ी अच्छी बात, बहुत ही गंभीर बात बहुत आसानी से बोल दी, और दर्शकों को भी इसी आसानी से अपना आलस त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो बाद में चलने लायक रहेंगे भी नहीं, डॉक्टर साहब का सीधे तौर पे कहना है। डॉक्टर साहब, जूतों का भी बड़ा रोल होता है, मैंने अक्सर लोगों से जूतों का सुना बहुत है। रोल होता है, जी, क्योंकि जब आप कभी भी जैसे आपने देखा होगा कि जो जॉगर्स लेन बनाई जाती है वो एपॉक्सी की बनती है, थोड़ा कुशनिंग होती है। जी। आप ट्रेडमिल्स भी देखते होंगे कि उसमें भी कुशनिंग इफेक्ट होता है। तो जो लोग जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और अगर उनके शूज़ प्रॉपर शॉक एब्जॉर्बर्स का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक अल्ट्रा बूस्ट करके सारे ही जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना एक मॉडल लॉन्च करा अल्ट्रा बूस्ट। जी जी। तो इट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बर, वो आपके जॉइंट में अनड्यू इम्पैक्ट पड़ने से रोकेगा। तो जूतों का भी बहुत रोल है, बट जूतों का रोल ज़्यादा हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज में है। लो इम्पैक्ट जो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे साइकिलिंग है या वॉकिंग है, उसमें उतना रोल नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा। और कई कई मैंने देखा आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, 9-9 घंटे 10-10 घंटे काम, ऑफिस में फॉर्मल शूज़ पहने हुए हैं, पैर पूरी तरह से पैक्ड होते हैं, और जब आदमी निकालता है तो दर्द होता है। तो घरेलू नुस्खों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुनगुने पानी में नमक वमक डाल के जो आजकल सिकाई और सिकाई कर ले, ये तो शुरुआती है नॉर्मली, लेकिन आजकल लोग और भी ज़्यादा चीज़ें करने लग गए हैं, मसाज करवाते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब और चीज़ बड़ी कॉमन चीज़ है, आप जानते होंगे, उंगली चटकाना, चाहे हाथ की हो चाहे पैर की हो, ये कितना घातक है? जरा ये बहुत बताएं। घातक है। ये आपके जॉइंट को पूरा हिला के रख देता है। और उसमें जो लोग ज़्यादा उंगली चटकाते हैं और ये करते हैं, शर्तियाँ मानिए कि एक ना एक दिन उनको आर्थराइटिस उस जॉइंट की हो ही जाएगी शरीर में कहीं ना कहीं किसी कभी भी नहीं साइड में। चटकाना चाहिए। तो पुराने टाइम में हम लोग देखते थे, वो मालिश वाला आता था, कट 4 बार कट होता था, तो वो कहता था भैया अच्छा लगा। हाँ। तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उसमें चटकाने वाले को ज्यादा मजा आती है, और जिसका चटका रहा है उसको नहीं मजा आएगी। ये बात आपने सही कही। अच्छा, आजकल एक और चल रहा है, लोग बड़े एक्सरसाइज आते हैं टक टक करके, मुझे नाम नहीं आ रहा आजकल, वो भी बड़ा कर रहे हैं, उसके भी कहीं ना कहीं मुझे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। हालांकि उस पेशे में हम नहीं जाएंगे उस तक थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा अलग चीज़ हो जाएगी। जूतों की बात आपने कर दी, अब थोड़ा सा डाइट पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि डाइट की बात आपने हालांकि करी है, लेकिन साथ साथ विटामिन डी की कमी, और कोई घुटनों का पेशेंट है जो नी रिप्लेसमेंट किया है जिसने, और जिसकी दिक्कत हुई है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको अपनी उसको डाइट कैसी हेल्दी रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए? क्योंकि मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा डॉक्टर साहब, हमारे भारतीय कल्चर में खान पान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाते हैं प्रोटीन की अपेक्षा। क्या इस पर कहेंगे? हाँ, प्रोटीन थोड़ा सा हम लोग की डाइट में कम है, पर वो हम लोग पनीर से, सोयाबीन से, उससे पूरा कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग के यहाँ बहुत पुराने टाइम से दाल और चावल दोनों को मिला के खाने की, हमेशा कभी आपने ये नहीं देखा होगा दाल का नाम अकेले लिए जा रहा है। जी, दाल के साथ चावल हमेशा बोलते दाल चावल खाया कि नहीं। उसका भी एक रीज़न है, जो अमीनो एसिड्स दाल में होते हैं वो चावल में नहीं होते, जो चावल में होते हैं वो दाल में नहीं होते। तो जब आप दाल चावल लेते हैं तो इट बिकम्स ए कंप्लीट डे, और कार्बोहाइड्रेट्स वाला काम चावल भी करता है, और जो रोटी आप खाते हैं वो भी पूरा करता है। अब दिक्कत ये है कि जो भी आप खा रहे हैं, लौकी इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, पर अगर लौकी आर्टिफिशियली ग्रो करी गई है तो हाउ कैन इट बी गुड फॉर हेल्थ? बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छी नहीं है, मिलावटी वाली बात है आगे। आप आजकल देख लीजिए, कोई पपीता हो, कोई तरबूजा, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ कि तरबूज गलत है हुआ, पर सब मीठे निकले हैं आँख मूंद करके, सैक्रीन इंजेक्ट करते हैं। बिल्कुल, वो नहीं करना चाहिए। केमिकल यूज़ होता है जब हम उगाते हैं फसल को, तो आपने बहुत सुना होगा वापस से जो है ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ग्लूटेन फ्री आटा और ये सब, बिल्कुल बिल्कुल ना। पहले के टाइम में था कि वो
चोकर निकाल के बनाना, अब चोकर युक्त हो अब गया, चोकर युक्त हो गया पहले है। मुक्त था। तो जी। विटामिन B12 एक ऐसा है जो चोकर में मिलता है। जी आप कहीं कभी भी फॉरेन जाएंगे तो जैसे हम लोग के रस्क होते हैं जी। वैसे ही चोकर के रस्क मिलते हैं, ओके तो वो लोग उसको विद मिल्क को कंज्यूम करते हैं। ओके, वहाँ चीजें हैं, यहाँ पे डाइट का मोटी मोटी एक चीज है, इन मतलब बहुत वो है, पर उसको एक छोटे शब्दों में समझाना चाहूँगा। हमेशा भूख से कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, और जो खाइए घर का हो या अच्छा हो ना, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ है इसके बारे में, देशी घी को लेकर के, पर देशी घी कंटेन्स गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर वो सच में देशी घी है तो उसको खाने में कोई नुकसान नहीं है। मस्टर्ड ऑयल अगर सच में सरसों का तेल है तो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, बट मिलावटी है तो नुकसान करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही चीज़ें करी, और क्योंकि बातचीत करते जा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती जा रही है। हालांकि थोड़ा थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट पे भी रहते हैं ताकि लोगों को और इंटरेस्ट रहे। एक चीज़ और है कि लोग घुटनों को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डाइट के हिसाब से भी, व्यायाम तो आपने देखिए सारी चीज़ तो बता दी, लेकिन अगर जैसे बच्चे होते हैं उनकी मालिश की जाती है, बड़ी अच्छी चीज़ है, और बड़े हो गए वो भी आजकल स्पा में जाने लग गए। लेकिन आजकल देखें कि पोस्चर लोगों का गलत हो जाता है, टेढ़े लेटने से, टेढ़े बैठने से, ऑफिस में देर तक लैपटॉप चलाने से, तमाम चीजें जो है इस पर इम्पैक्ट डालती है। तो इसको कैसे ठीक करें? और अगर आप मतलब कि नी ट्रांसप्लांट आपने करा लिया है, घुटनों का आपने इलाज करा लिया है, उसके बाद आपको कैसी सहूलियत रखनी है, और अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो कैसे सहूलियत रखनी होगी? देखिए सब चीज़ों का नटशेल में एक ही आंसर है, चाहे आप घुटना रिप्लेस करवाएं ना करवाएं, चाहे आपका ओरिजिनल घुटना हो, आपको घुटने के आसपास की सारी मसल्स को स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। उसमें आप कहीं से भी बच नहीं सकते। घुटने का अगर हम लोग रिप्लेसमेंट भी करते हैं तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, वो भी फेल हो जाएगा। तो एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है, चाहे आप नी रिप्लेस करवाइए तब भी करनी है, चाहे ना करवाइए तब भी करनी है। तो बेटर ये कि आप पहले से ही सजग हो जाएं, आप पहले से ही अपने जॉइंट्स को इतना मजबूत रखें कि वो कभी उनमें रिप्लेसमेंट की नौबत ही ना आए। बिल्कुल, क्योंकि एक्सरसाइज तो जब हम लोग वो करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, टोटली रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसके बाद भी 2-3 महीने तक एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट से। डॉक्टर साहब एक और बात, क्योंकि हेल्दी डाइट के बारे में बताया, खान पान तो ठीक है, खान तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा पान के बाद आ जाते हैं, यानी लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, B12 आपने तमाम चीज़ें जो हमें बता दी। क्योंकि दो बात बोलूँगा, लोग आजकल एक तो अपने शरीर में पानी की मात्रा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और एक होता है पीना, सिप सिप करके भी पीजिए लेकिन पीते रहिए, उनको पता ही नहीं रहता 2-3 लीटर में 24 घंटा चला देते हैं। साथ ही साथ अब अगर किसी के जॉइंट्स पेन हो रहा है, थोड़ा डॉक्टर गूगल ने ज्ञान दे दिया, या AI जो आजकल सीनियर डॉक्टर आ गए हैं उन्होंने अगर ज्ञान दे दिया, तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम की दवा शुरू कर दी। अच्छा, विदाउट एनी एक्सपर्ट से, डॉक्टर से सलाह के बिना। तो दवाइयों का, अब जब मान लीजिए कैल्शियम की दवा है, वो अगर ओवरडोज हो जाएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हड्डियों पे, जरा वो ही आप बता दीजिए। कैल्शियम तो ओवरडोज नहीं होता है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज होती है, पर विटामिन डी ओवरडोज अगर हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है। तो विटामिन डी हमेशा एक टेस्ट आता है विटामिन डी के लिए, वो करवा करके ही लेना चाहिए, और कुछ समय लेने के पश्चात फिर उसको पुनः कराना चाहिए, ताकि पता चले कि हमारा विटामिन डी नॉर्मल लेवल पे आ गया है। पानी की मात्रा कम होने से हड्डियों में कितना असर होता है, उसका घातक पानी की मात्रा कम होने से ओवरऑल सब चीज़ में असर होता है। पानी हमारा एक अहम रोल है डाइट का, जिसको हम लोग उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। आजकल आपने देखा होगा कि सब जगह RO का फैशन आ गया है जी। RO वाला TDH कभी आप पूछिएगा कि कितना सेट करके जाता है, 80 या 100। नॉर्मल वाटर जो होता है उसका TDH होता है 400+। बिल्कुल। तो वो TDH मीन्स उसमें मिनरल की क्वांटिटी, तो पानी में मिनरल्स होते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने RO वालों को बोलिए कि इसको TDH 400 के ऊपर सेट करके जाए। मिनरल को हमें पानी से नहीं छाटना है, बिल्कुल। हमें पानी से पानी की अशुद्धियां छाटनी है केवल, और कुछ भी नहीं कम करना है।
क्योंकि वो मिनरल्स अगर प्रॉपर, बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैग्नीज है, कैल्शियम है, बिल्कुल। सब कुछ है, पोटेशियम है, तो अगर वो मिनरल्स प्रॉपर नहीं जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी को सफ़र करना पड़ेगा, केवल बोन ही नहीं है उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि दो चीज़ में आदमी बहुत कंफ्यूज होता है, बोन एंड जॉइंट। जी। जॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग, बोन इज अ डिफरेंट थिंग। जॉइंट इज मेड ऑफ बोन, cartilage, synovial fluid and capsule, while the bone is made of calcium and protein only. अंतर है इन दोनों चीजों में, अंतर है। बिल्कुल। तो जोड़ों की दिक्कत होना और हड्डियों की दिक्कत होना, दोनों में अंतर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने चीज़ें सही कही। और एक बात पानी को लेकर के है कि अक्सर लोग कहते थे कि आरओ का जो ज़्यादा सेवन करता है उसको हड्डियों की दिक्कत होने लगती है, और रीज़न आपने बता दिया मिनरल्स, लैप्स ऑफ मिनरल्स की। डॉक्टर साहब एक और चीज़ रहेगी, क्योंकि घुटनों में जब कट की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, इस पर ये किस बात का सिग्नल है, कितना ज़्यादा खतरनाक है, उस पर थोड़ा सा ये सिग्नल ये है कि आर्थराइटिस आपकी मॉडरेट स्टेज तक पहुंच गई है। अब इसके बाद आप एकदम सचेत हो जाएं, वो सभी काम करना बंद कर दें जिससे आपके जोड़ों को स्ट्रेस पड़ता है, और वह सभी काम करना शुरू कर दें जिससे आपके जोड़ों की लाइफ ज़्यादा होती है। जैसे कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, जमीन पे पलथी ना मारें, कॉमोड यूज़ करें। इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो उस स्टेज से हम उसको काफ़ी लंबे समय तक सही रख सकते हैं। मतलब जो घुटनों में ज्यादा प्रेशर जो पड़ रहा है उससे थोड़ा सा दूरी बना उससे थोड़ा दूरी बना, और थोड़ा वो सा जैसे कोई भी पेशेंट अपना किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो वो उनको स्पेसिफिक वो बता देंगे कि ये इस चीज़ के लिए करना चाहिए। और क्योंकि उसकी थोड़ी मालिश मेरे हिसाब से मालिश नहीं करनी चाहिए, जैसे मालिश का कोई, अगर किसी मतलब पोस्ट पेशेंट की अगर हम बात करें, किसी को अभी पता चला कि उसे दिक्कत है, तो लोग आजकल मालिश करते, लाओ जरा मालिश करते हैं। मालिश से तो और नुकसान ही होना है, नुकसान फायदा नहीं होना है। आप एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन दे रहे हैं। मालिश जो होनी चाहिए वो ध्यान रखिए केवल मसल्स जहाँ पे हो, ओके, केवल मसल के ऊपर, डायरेक्ट जॉइंट्स की और जॉइंट्स के ऊपर हड्डियों पे कभी नहीं। मालिश नहीं करनी चाहिए। वो आप एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन, एक्स्ट्रा लोड देंगे तो वो और जल्दी खराब होंगे। तो ये बिल्कुल दर्शकों को ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जहाँ पे बोन और क्या कहते हैं जॉइंट्स हो, जो डॉक्टर साहब ने बताया, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो फोर्स है इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, पुराने ज़माने में जैसे आपने बोला ना, वो आते थे पहलवान साहब, ऐसे हड्डी चटकाई, ऐसी हड्डी चटकाई, तो चटकाऊ मास्टर अगर हम बोले उसको हम लोग भाषा में, तो वो भी उनको भी बड़ी मजा आती थी। चटकाऊ मास्टर को बिना चटकाए पैसा ही नहीं मिलेगा, पैसा ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको बस वो चटकाने वाला चाहिए, और उसी से हल्का से जो रिलीफ मिलता है डॉक्टर साहब, बस वही लोगों को कंफ्यूज एक परसेप्शन है यहाँ पे, बस परसेप्शन है कि कड़क से बोला तो हमारा जोड़ सही हो, जोड़ सही हो गया, बल्कि वो खराब कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल खराब हो रहा है, वो पता नहीं कहीं ज्यादा से कड़क से हो गया तो ज्यादा ही खराब हो जाएगी, फिर तो प्लेट ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब एक चीज और रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं हड्डियों से आवाज आती है, हड्डियों से आवाज आना, और इसके अलावा एक और साथ में क्वेश्चन ले लेंगे आपसे कि घुटनों में गैप अगर हो तो उसे भी कैसे ठीक करें। सबसे पहले हड्डियों, ये भी बहुत बड़ा लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है। घुटनों में अगर गैप ना हो तो दिक्कत की बात है, अगर गैप हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब गैप खत्म हो जाता है, कार्टिलेज रब कर जाती हैं, मेनिस्कस घिस जाते हैं, तब घुटनों का गैप खत्म हो जाता है, सीधे हड्डी पे हड्डी रगड़ने लगती है, तो वो आर्थराइटिस होती है। और जब तक गैप है एक्सरे में, तब तक मतलब घुटने की सेहत ठीक है। तो ये जो गूगल के कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने डॉक्टर गुलाब को अपने का आपसे जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये डॉक्टर गूगल के क्वेश्चन था, और लोग एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन पूछते भी हैं, क्योंकि कंफ्यूजन जो आपने कहा ना, मिसपरसेप्शन बना हुआ है, वही ये चीज़ है। अब जैसे हड्डियों में आवाज़ आना, उसको कैसे बंद करें, तो इसका एक बड़ा अलग आंसर है कि जीवन लीला समाप्त कर दे, हड्डियों में आना बंद हो जाएगा। ये एक बड़ा जवाब दिखा था, तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा आपसे भी पूछ लेते, जब हड्डियों में आवाज आती तो इसका मतलब क्या है, कैसे आवाज है, हड्डियों में क्या है? नॉर्मली हर एक जॉइंट एकदम स्मूथ रहता है। तो जैसे आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे पंखे की बेयरिंग हो गई, जब तक वो सही रहती है पंखा स्मूथली चलता है, जैसे ही बेयरिंग खराब होगी पंखे में आवाज आने लगेगी। सेम इज विद अवर जॉइंट ऑल्सो, यही चीज, यही प्रक्रिया हमारे जॉइंट में होती है। जब तक जॉइंट में मूवमेंट और सब कुछ स्मूथ है, तब तक आवाज नहीं आएगी।
जब जॉइंट की स्मूथनेस कॉम्प्रोमाइज होगी, जब उसका चिकनापन कॉम्प्रोमाइज होगा, तब ये कटकट की और वैसी चट की आवाज़ आना शुरू होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने, अच्छा डॉक्टर साहब आप जो एग्जांपल दे रहे हैं वो मुझे थोड़ा सा डॉक्टर प्लस इंजीनियर वाला भी लग रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप जो आप है तो डॉक्टर नो डाउट लेकिन आप जो एग्जांपल दे रहे हैं उससे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसे सिंप्लीफिकेशन से दिए हैं कि लोगों का परसेप्शन जो है वो एकदम ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि आपने सीधे कहा कि पंखे की जब वायरिंग गड़बड़ होती है वो चरचर आवाज जो माइंड को डिस्टर्ब करती है वही हड्डियों की आवाज आना है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने कहा, आपने आज आपने समय दिया है, अपनी आपसे बातचीत हुई घुटनों को लेकर, क्योंकि गठिया कहा जाता था 60 साल के हो गए हो सटिया गए हो गठिया हो गया है, कानपुर की जिस तरह से बात है सटिया गया तो गठिया हो गया, इस तरह की जो बातें होती थी। लेकिन यूथ में क्यों हो रही है उसके पीछे का भी आपने रीजन बता दिया। आलस सबसे बड़ा, उसके बाद व्यायाम जो एक्सरसाइज है ना करना, और जंक फूड का सेवन ज़्यादा करना, डाइट भी इम्प्लीमेंट चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से तमाम चीज़ें आपने बताई, और मैं आशा करता हूँ कि दर्शक आपको जब सुन रहे हैं ये बात आपकी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझेंगे और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएंगे, ना कि स्टाइलिश बनाएंगे। क्योंकि अगर स्टाइलिश बनानी है तो पहले हमें हेल्दी होना होगा। डॉक्टर अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेल्थ कॉर्नर में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और तमाम जो भ्रांतियां हैं, जो मिसपरसेप्शन है उसको हटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी जी जिनसे हमने जाना और बातचीत करी। घुटनों की बीमारी से बुजुर्गों वाली बीमारी नहीं रह गई, अब व्यक्ति जो है जन्मजात बीमारियां भी आती हैं और व्यक्ति जन्म के बाद इस बीमारियों को खुद ही ले लेता है बुजुर्ग होने से पहले। लेकिन कई चीज़ों को ध्यान में रखें, आप अपने को अपनी लाइफस्टाइल को बेहतरीन करें, तमाम चीज़ों को देखें, जाने सीखें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी जी ने चीज़ें बताएंगे लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, सबसे पहले आलस छोड़ें, डाइट अच्छी करें, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज शुरू तुरंत ना ये करें, भी ध्यान रखें धीरे जंक धीरे एक्चुअली एक्सरसाइज क्या करें। है जी, और साथ ही साथ हर चीज की जितनी भी आज हमने बातचीत करी इसको इम्प्लीमेंट करें, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल जो होगी और अच्छी होगी, और हड्डी से जुड़ी कोई भी रोग जो है वो आपको छू नहीं पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए JMT न्यूज़। नमस्कार।